बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ किसी ऐसी शख्सियत का होता है जो कि आपके लिए तिब्बी नुक्ता नज़र से भी और फिर शरई नुक्ता नज़र से भी और अखलाकी नुक्ता नज़र से भी आसानियाँ पैदा करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर साहिर चावला है। डॉक्टर चावला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक। और हमारे साथ जनाब सैयद अली रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। हज़रत, पहले आपको एक हदिया करता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू शुरू करता हूँ। आम तौर पे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसमें कि शायद मुझे लगता है कि हम अदब की हदूद से भी शायद बाहर चले जाते हैं, लेकिन ज़िक्र नबी और ज़िक्र खानवादा नबी जो है वो ख़ास तौर पे करना चाहिए जब अच्छे दिन हों। ये आपको भी हदिया डॉक्टर साहब कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, इन्होंने 3 दिन एक ख्वाब देखा। अब गौर कीजिए कि जब हम ये कहते हैं कि ख्वाब जो है वो वही का 40वां हिस्सा है, तो आपने 3 दिन ख्वाब देखा और तीनों दिन मुसलसल एक ही ख्वाब देखा और एक ही पैगाम सुना। और उस पैगाम में आपने एक और पैगाम भी सुना। वो कहा गया या ख्वाब में देखा कि इसकी निशानी ये है। ये मैं आपसे अभी अर्ज़ करता हूँ। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, इन्होंने ज़मज़म का पानी इनकी औलाद ने निकाला। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत इस्माइल का पाँव लगा या जिब्राइल का पर लगा तो वहाँ से ज़मज़म निकला। ये ज़मज़म जो है ये एक ज़माने में बंद हो गया था, और ये बंद इसलिए हुआ था कि जरहम कबीला था और एक खुज़ा का कबीला था। जरहम का कबीला वो था जो कि हज़रत इब्राहीम के दौर में था काबिज़। जब वो हारे यहाँ से तो दूसरे कबीले ने पानी ज़मज़म का बंद कर दिया, तब तक जब तक कि यहाँ पे असाई बिन किलाब जो कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आगे दादा थे वो नहीं आए। लेकिन वो पानी पता कितना अर्सा बंद रहा हाफ़िज़ साहब? 300 साल। 300 साल किसी को नहीं पता था कि ज़मज़म कहाँ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देखा कि यहाँ पे ज़मज़म है, इसको यहाँ से खोदो। अभी इस्लाम नहीं आया, ख्वाब सच्चा है। अब कोई ये ना कहे कि ईमान वाले कौन होते हैं, ये ना कोई पूछे। आपने पूछा जब कि मैं ख्वाब में पानी देख रहा हूँ यहाँ है, तो लोग माने ही नहीं वो जगह कौन सी है। बताया कि एक कौवा आएगा और वो यहाँ पे 3 दफ़ा चोंच मारेगा। जब वो चोंच 3 दफ़ा मारे तो उसी जगह खोदना है। आपकी उस वक्त औलादों में से सिर्फ एक औलाद थी। बाद में आपके 15 माशाअल्लाह ताला बेटे हुए जो कि मन्नत से हुए, जिसमें कि हज़रत मोहम्मद के जो वालिद हैं हज़रत अब्दुल्ला वो भी शामिल थे। उस वक्त सिर्फ जो आपके बेटे थे उनका नाम था हारिस, सिर्फ वो हयात थे। हारिस ने और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये जगह खोदी और यहाँ से ज़मज़म निकाला। अब वो तमाम मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त जो कि बहुत सी गुफ्तगू करते हैं, वो उस गुफ्तगू में ये भी बात याद रखें कि जहाँ हम निस्बत रसूल से मांग के खाते हैं, जिसे मैं कहता हूँ कि अहले बैत का और खानवादे रसूल का नमक खाते हैं, वहाँ जो पानी आप पीते हैं ज़मज़म का, वो भी इसी खानवादे का आपको दिया हुआ है। वरना 300 साल से ये पानी इस रुए ज़मीन पे मौजूद नहीं था। हुजूर, मैं सही बात कह रहा हूँ? जी, बजा फरमाया। डॉक्टर साहिर, डॉक्टर चावला, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम आम तौर पे ये बात सुनते हैं, और मैं तो ये बहुत ही सुनता हूँ कि आपको बादी खाना नहीं खाना। उससे क्या होगा? बादी खाने से आपकी इंडाइजेशन होगी और गैस होगी या ये होगी। ये बादी खाना क्या चीज़ होती है? अच्छा, अगर इसको सर हम लिटरली ट्रांसलेट कर दें तो बादी का मतलब है वो खाना जिसकी फर्मेंटेशन पॉसिबल है। फर्मेंटेशन से मतलब? फर्मेंटेशन से मुराद ये है कि जब उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करेगा उस खाने के ऊपर तो वो हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड पेट के अंदर बन रही है? वो वैसे भी बनती है। अच्छा। थोड़ी बहुत बनती है। और मैं यही मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने बादी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसकी टाइमिंग्स हैं, उसकी क्वांटिटी है, किन हेल्थ कंडीशंस के लोगों ने वो खाना है, किन हेल्थ कंडीशंस के लोगों ने वो नहीं खाना है। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अब दालें बादी हैं, दालों की फर्मेंटेशन होती है, तो क्या हम दालें खाना छोड़ दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। दालों की इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल अफादियत भी है आपके पास। अब कुछ कम बादी और कुछ ज़्यादा बादी, कुछ कम बादी होती है, कुछ ज़्यादा बादी होती है। सबसे ज़्यादा बादी में आपके पास जो है दालें आ जाती हैं, ज़्यादा बादी में आपके पास गोभी आ जाता है, आपके पास बड़ी फेमस सब्जी। बिल्कुल बादी है। ऐसा क्या सोचना दुरुस्त होगा कि वो चीज़ें बादी हैं जो कि डाइजेशन में ज़्यादा वक्त लेती हैं? नहीं,
एक आपके पास होता है सॉल्युबल फाइबर, वो भी आपके पास डाइजेशन में ज़्यादा वक्त लेता है लेकिन उसकी फर्मेंटेशन पॉसिबल नहीं है। अब वो डाइजेशन में ज़्यादा मसलन आपके पास जौ का दलिया सॉल्युबल फाइबर है, मसलन आपके पास जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो आपके पास सॉल्युबल फाइबर है, मसलन जो आपके पास नट्स हैं, खास करके जो पिस्टैचू है, जो आपके पास वॉलनट्स हैं, वो सॉल्युबल फाइबर है। अब उसका ज़्यादा फ़ायदा लेने का ये आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके स्टमक में वो पानी को बहुत ज़्यादा खींचता है, तो डाइजेशन स्लो करता है, डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, एपेटाइट सप्रेस करता है। बादी खाना डाइजेशन में स्लो नहीं होता, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के बैक्टीरिया को ट्रिगर कर सकता है कि मेरे ऊपर एक्ट करो और गैस प्रोड्यूस करो। अब अगर इसकी टाइमिंग वो होगी जिस टाइम मेरा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस स्लो है, यानी शाम के टाइम कहते हैं ना गोभी मत खाओ, माश की दाल मत खाओ, तो उस टाइम जब कैलोरी बर्निंग प्रोसेस स्लो है, आप उसको बर्न नहीं कर सकते, तो वो गैस आपको ट्रबल करेगी, वो ब्लोटिंग आपको ट्रबल करेगी। अगर ये वो लोग लेंगे जिनको ऑलरेडी जो है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो हम कहते हैं गैस हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन गैस होती है आपके पास। ये जो लोग आपके पास दूध को लेके इंटॉलरेंट होते हैं, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनके लिए तो फिर वो दूध भी बादी ही है ना, क्योंकि उनके जिस्म में आपके पास लैक्टेज नहीं है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को ये ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी लार्ज इंटेस्टाइन में हाइड्रोजन गैस जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि लैक्टेज दूध में मौजूद जो शुगर है लैक्टोज, उसको हजम करने के लिए प्रेजेंट नहीं होता। तो होता क्या है कि बड़ी आंत के बैक्टीरिया जो लैक्टोज है उसकी फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं और बादी खानों को डाइजेस्ट करके वो जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, इनको डाइजेस्ट करके भी वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। बादी खाना जो है ये मेरे पेट में तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है, क्या ये मेरी सेहत के लिए मुज़र है? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आप इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप इसकी टाइमिंग जो है वो किस टाइम पे लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंसान ले, इफ समवन इज ग्लूटेन इंटॉलरेंट, अब कोई टॉलरेंट ही नहीं है ग्लूटेन को, अब अगर वो व्हीट लेगा तो उसके लिए गंदम के अंदर जो प्रोटीन होती है, गंदम की जो रोटी खूबसूरत बनती है वो जिस चीज़ की वजह से बनती है उसको ग्लूटेन कहते हैं। बट अगेन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो अब आपके पास जिन लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, वो अगर गंदम को खाते हैं तो उनके लिए वो बैक्टीरिया अगेन उस पर फर्मेंटेशन करेगा, क्योंकि ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आपके पास। इंटेस्टाइन में से आता है। बिल्कुल, लार्ज इंटेस्टाइन हमारी जो बड़ी आंत है, इसमें ये बैक्टीरिया होता है, होना चाहिए। ये इसीलिए हम प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं ना। एब्सोल्युटली, इसको गुड और बैड भी कहते हैं। लेकिन वो लोग जिनमें खास एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं या जो बादी बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उनके लिए गुड बैक्टीरिया भी बैड का काम कर सकता है, क्योंकि उन्होंने तो आपके पास डाइजेस्ट करना है। गुड बैक्टीरिया आपके पास वो एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि अलग अलग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग सिक्रीट करता है, प्रोटीन के लिए अलग सिक्रीट करता है, फैट के लिए अलग सिक्रीट करता है। वो तो सोल्जर्स हुए ना, वो तो सोल्जर्स हुए, वो तो आप बाहर से भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो फिर वो आपके पास गैस भी प्रोड्यूस करेंगे। कॉलर है, लेकिन एक मुझे बात बताइए कि अगर एंटीबायोटिक कोई खाता है तो क्या उससे गुड बैक्टीरिया भी मर जाता है? एंटीबायोटिक से बैड और गुड बैक्टीरिया दोनों मर जाते हैं, और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे आंखें बंद करके एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। नहीं करना चाहिए, इन द लॉन्गर रन आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। और दालों में और इन सारी चीज़ों में मैं ऐड करना चाहूँगी, बेसिकली जो चीज़ फर्मेंट होती है वो होते हैं आपके पास शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स। एक लॉन्ग चेन होते हैं, एक शॉर्ट चेन। जब शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स फर्मेंट होते हैं, गैस प्रोड्यूस होती है। तो फिर यहाँ से ऊपर को उठती है तो आपको पेन लग रही है, तो इस तरह होती है। इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले कॉलर से बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। सना जी, सना बेटा जी, सना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिलाल भाई क्या हाल है? अल्लाह की शुक्र है बेटे। मुझे डॉक्टर सहर से बात करनी है। जी जी फरमाइए, सुन रही हैं। आपकी आवाज़ कम आ रही। जी बेटा, अभी ठीक है? हेलो जी सना, मैं सुन सकता हूँ बेटा आपको, आप फरमाइए। जी मैं सुन सकता हूँ आपको बेटा, आप फरमाइए। जी जी, डॉक्टर सहर से बात करनी थी। डॉक्टर, मैं ग्लूटेन की पेशेंट हूँ, माई एज इज 39। हाँ। और वैसे तो मेंटेन्ड है मेरी ग्लूटेन एलर्जी, बट मेरा वेट कम रहता है, बढ़ता नहीं, जाहिर सी बात है। तो मुझे आपसे कंसल्ट करना था। मैंने लाहौर में भी चेक किया था फॉर यू, और समा पे भी चेक किया था। तो आपका कोई नंबर या कहाँ पे आप बैठती हैं? अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ग्लूटेन टेस्ट कराया था आपने? जी, मैंने 5-6 साल पहले कराया था, आगा खान से इलाज भी कराया था 6 मंथ्स का। तो अभी कंट्रोल्ड है। मैं इसका क्या इलाज होता है? हेलो, इसका इलाज क्या होता है बेटा सना? बिलाल भाई, डॉक्टर ने मुझे कोर्स दिया था तकरीबन 6 मंथ्स का। उसमें GI की मेडिसिन थी और डिफरेंट मेडिसिन थी। जब मुझे काफ़ी इशू हो गया था, मतलब स्कूल पास करने में, तो उन्होंने ट्रीटमेंट की थी और बायोप्सी वगैरह भी की थी। तो उसके बाद से मैं ग्लूटेन फ्री डाइट पे हूँ।
अच्छा, ये भी मुझे चलते चलते बता दो, ग्लूटेन फ्री डाइट आपके शहर में अवेलेबल है? जी अवेलेबल है। जो ग्लूटेन फ्री आटा मिलता है, हाँ, वो मैं यूज करती हूँ। मैं रोटी नहीं खाती और बिल्कुल ठीक, तो ये सब नहीं खाती। कभी कभार चीट डाइट कर लेती हूँ, बट मेंटेन्ड है ओवरऑल। तो इससे आपको कैसे पता चलता है कि इस पर ग्लूटेन एलर्जी हो गई है मुझे? उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? ये मैं जरा लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। जी, ऑब्वियसली जब हम ग्लूटेन खाते हैं और आपके प्रोग्राम से भी काफ़ी नॉलेज मिलती है, तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे गुड बैक्टीरिया नहीं बनते हैं। तो वो जब हम ग्लूटेन खाते हैं तो अंदर स्वेलिंग हो जाती है। जब स्वेलिंग होती है तो स्टूल पास करने में हमें इशू होता है। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात की, बहुत सही बात की। इसमें मैं क्योंकि मैं ग्लूटेन एलर्जिक हूँ और मेरे ख़ानदान में है, तो इसमें मेरे पास जो इंडिकेशन आती है आमतौर पे वो ये कि घुटनों के अंदर जो है वो आपको दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में या उतरने में वो पेन होती है। जब वो पेन होनी शुरू हो जाए तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने जो पिज़्ज़ा खाया था ये उसकी अब आमद है। उसकी रीज़न सर ये कि ग्लूटेन का इन्फ्लेमेटोरी पोटेंशियल होता है। जब उसका इन्फ्लेमेटोरी पोटेंशियल है तो जो आपके जॉइंट्स हैं उसको अटैक करने की उसमें ज़्यादा एबिलिटी होती है। और यहाँ पर मैं बताती चलो, अभी प्रोग्राम से बिल्कुल पहले भी हम बात कर रहे थे कि ग्लूटेन एलर्जी लीकी गट की ही निशानी है। इसका मतलब है कि आपके गट की जो वॉल है उसमें होल्स हैं जिसको पंच करके ग्लूटेन वापस इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, बगैर डाइजेस्ट हुए उसको नहीं जाना चाहिए। अब आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है ये अदरवाइज टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन अगर किसी का लीकी गट है, अब देखिए क्या होगा, जब मेरे ब्लड में आंतों से उसको एब्जॉर्ब होना चाहिए था, अब जब वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हुए बगैर मेरी ब्लड स्ट्रीम में एस्केप कर जाएगा, मेरा इम्यून सिस्टम वो डिफेंसिव हो जाएगा, वो उसको एज एन एलर्जन परसीव करेगा, वो उसको एज ए नॉर्मल प्रोटीन परसीव नहीं करेगा। एलर्जी इस वजह से, और इनको मैं बताती चलूं कि मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज डॉक्टर सहर चावला पर मेरी मैनेजर का नंबर मेंशन्ड है, आप उनको कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकती हैं। वेट अगर आप पुट ऑन करना चाहती हैं, जो लोग ग्लूटेन एलर्जिक हैं उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि वेट पुट ऑन करने के लिए स्टार्ट लीन मीट विद फैट। अब लीन मीट विद फैट मैं क्यों कह रही हूँ, आपके पास लीन मीट से मतलब है, लीन मीट से मतलब फिश, पोल्ट्री, आपके पास चिकन वगैरह, ठीक है। आपने एकदम से रेड मीट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है प्रोपेनिसिटी जिन लोगों में ग्लूटेन हो वो रेड मीट को लेके भी हो सकता है थोड़े से एलर्जिक हो। लीन मीट आपने इससे लेना है, प्रोटीन आपने इससे लेना है क्योंकि कंपैरेटिवली वो आपके पास फर्मेंटेबल, उसमें जो फाइबर वगैरह है वो नहीं होता है, तो आपके पास इजी डाइजेस्ट हो जाएगा। फैट आपने क्यों लेना है? फैट आपने इसलिए लेना है क्योंकि फैट चाहिए होता है लिवर से बाइल बनाने के लिए। जब तक आपका बाइल फ्लूइड नहीं बनता है, आपके खाने में जितने फैट एग्जैक्टली वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो हमने बाइल भी बनाना है और हमने कम जो फाइबर वाला है वो भी खाना लेना है। देन देयर आर मेनी वेज, वही पोर्शन साइज हम बढ़ा देते हैं तो आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए कोई मेडिकेशन होती है या एंजाइम्स होंगे बस? इफ इट इज ऑटो इम्यून देयर इज नो मेडिकेशन। एनीबॉडी वुड बी ट्राइंग टू फूल यू, देयर इज नो मेडिकेशन। यू हैव टू हैम्पर इट एंड कंट्रोल इट थ्रू योर डाइट एंड थ्रू योर लाइफस्टाइल चेंजेस। एंजाइम्स हेल्प कर सकते हैं। एंजाइम्स वही जो प्रोटीलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि जी कार्ब आया तो डाइजेस्ट कर लिया, प्रोटीन आया और फैट आया तो डाइजेस्ट कर लिया। यू कैन नॉट चेंज योर इम्यून प्रोफाइल। आप अपना इम्यून प्रोफाइल चेंज नहीं कर सकते हैं, आप उसको सिम्प्टोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। देन आई विल लेट हर नो देयर आर ग्लूटेन फ्री टॉर्टिला रैप्स। आप उसके घर में मजे के शॉर्मे बना के सो मेनी वेजिटेबल्स यू कैन पुट ऑन वेट। इट्स नॉट डिफिकल्ट। ग्लूटेन मिस करने से आप लाइफ में ऐसी कोई चीज मिस नहीं करेंगे, आप परेशान हो। बड़ी अच्छी बात की। हुजूर एक ये फरमाइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या थी, फिर उस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद और ला तादाद सलाम बेशक हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल मुबारक पर। किबला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में इंसानियत के लिए और अपने पैरोकारों के लिए कोई भी शोबा ऐसा नहीं जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत ना दी हो, हमारी रहनुमाई नहीं फरमाई। उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, नशिस्त व बर्खास्त में। एक जुमला कह दूं, हो सकता है लोग आपको आलिम समझ के ये बात कह रहे हो कि मोहब्बत में कह रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि आप ऐसा मसला लाइए जिसका नबी के पास जवाब ना हो, तो फिर मैं मानूँ आपको। मैं चैलेंज से कह रहा हूं। बिल्कुल आपने जा फरमाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर कदम पे हमारी रहनुमाई फरमाई है। तो खाने के हवाले से जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो किबला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें खाने के बारे में हिदायत फरमाई वो ये है कि आप अभी भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दें। ये सबसे बेहतरीन जो है ना, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खाने के हवाले से हमारे लिए इरशाद है। और फिर खाने में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कद्दू को बहुत पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू शरीफ खा रहे थे और आप उस बर्तन में से कद्दू शरीफ के टुकड़े उठा के बड़ी मोहब्बत से हुजूर तनावल फरमा रहे थे। गोश्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ा पसंद फरमाते थे, ये बकरी का गोश्त बिलखुसूस।
और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज़्यादा पसंद था, खजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे, और शहद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह पानी में डाल के तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शहद पीते थे और उसको तनावल फरमाते थे। मैं सत्तू भी इसमें शामिल कर लेते हैं जी, सत्तू भी उसमें ले लेते हैं। मैं वक्फे में जाऊँगा, वापस आऊँगा। लेकिन ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मिसाल के तौर पे इरिटेबल बाउल यूँ समझ लीजिए कि कभी आपको लूज मोशन होती है, कभी आपको कब्ज़ होती है, इसकी वजह भी आपका वही लीक होने वाला गट है। लेकिन इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं कि इन लोगों को एहतियात क्या करनी है खाने में और क्या चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना है। वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैंने जाते हुए जिक्र किया था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, आप इसमें बता रही थी कि क्या चीज़ें तो मुख्तलिफ है, वो ज़रा समझाइएगा। जी सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपके पास मोस्टली होता है जिसके लिए हम लो फॉडमैप डाइट देते हैं, यानी जो आपके पास लो बादी खाने होते हैं वो देते हैं। इरिटेबल तो तंग करने वाला, इरिटेबल का मतलब है कि आपका मोशन है, बिल्कुल आपने जो बॉल मूवमेंट्स आपकी वो है जो आपकी आंतों की मूवमेंट्स होती हैं, यानी जो आपको मोशन जो एक्सपेल होना है, जो फूड प्रोपल्शन होना है आपकी, वो इरिटेट है। ये लोकल मसला है, ये सिर्फ आंतों की इन्फ्लेमेशन का मसला होता है। किस वजह से होता है ये? आपके पास आंतों की इरिटेशन और इसकी स्वेलिंग की वजह से हो जाता है। ये होता है मोस्टली फूड इंटॉलरेंस की वजह से। जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है वो लीकी गट की वजह से होता है। IBD लीकी गट की वजह से होता है। IBS जो है आपके पास, ये फूड एलर्जी की वजह से होता है। अब IBD और इसके सिम्टम्स पता है क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो लीकी गट की वजह से होता है, तो उसमें डिफरेंट फूड्स जो है, जैसे मैंने बात की थी, आंतों से ब्लड स्ट्रीम में एस्केप करते हैं, तो वो भी फूड एलर्जी वाले सिम्टम देता है। और IBS हुआ इस वजह से होता है कि आप डिफरेंट जो है बादी वाले खाने मोस्टली उनको लेके, दोनों का इलाज जो है वो खाने के साथ ताल्लुक है, एब्सोल्युटली खाने के साथ ताल्लुक है। और IBS का जरा ये है कि वो कंपैरेटिवली इन द लॉन्गर रन ज्यादा ट्रीटेबल है, क्योंकि वो आपके पास इम्यून सिस्टम के साथ एसोसिएटेड नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है IBS और IBD को। इसका मतलब लोगों को जिनको के कॉन्स्टिपेशन का और लूज मोशन का प्रॉब्लम हो, उनको कंसल्टेशन लेनी चाहिए। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन का प्रॉब्लम हो, यानी कभी यानी कि 3-4 दिन रहे कॉन्स्टिपेशन? नहीं सर, ये तो एक्यूट भी किसी बीमारी में हो सकती है। हम सब में से ही किसी ना किसी को 3-4 दिन इस तरह की बीमारी हो सकती है। क्रॉनिक का मतलब है कि 2-3, बिल्कुल बीमारी है ये, किसी को 2-3 साल से हर वक्त पेट जो है वो खराब ही रहता है। और आप जो है ना, हर इंसान जो होता है अपना बेस्ट डायग्नोसिस खुद करता है। हर इंसान को अपने ट्रिगर सबसे बेटर खुद पता होते हैं। आपको खुद पता लग जाता है कि अक्सर पेशेंट खुद बता देता है आपको कि मैं ये चीज़ खाता हूँ तो ये होता है। आपको पता लग जाता है कि फॉर एग्जांपल अंडा खाता हूँ, कि ठीक है अंडे की प्रोटीन जो है उसको लेके ये एलर्जी के आपके पास। कॉलर से बात कर लूँ आगे। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मुझे पता है जब मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ तो उससे मेरा पेट खराब होता है, लेकिन मैं खाने से बाज नहीं आ सकता, इसके लिए कौन सी दवाई मेरे दिमाग को खानी चाहिए? जमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी बेटा। सर मेरा वजन भी बढ़ गया तो पेट भी बढ़ गया ना। क्या बढ़ गया? वजन बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, 105 किलो हो गया। अच्छा, और खाना वाना तुम्हारा कैसा है? खाना सर मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा। और कद कितना है तुम्हारा? कद सर मेरा 5 फुट 11 इंच है। उम्र कितनी? उम्र 38 साल। और कितना वजन? 105 मल्टीप्लाई बाय 2.25। अल्लाह अकबर। जरा गौर से सुनना है डॉक्टर साहब। कंफर्म्ड केस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब अगर अभी अपना ब्लड शुगर अगर आप कराते हैं ना और आप उसमें आपका HbA1c नॉर्मल भी आता है, मैं आपको कह रही हूँ आप प्री डायबिटिक है। मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप थोड़ी होश करें। हमारा जो बेस्ट इंडिकेटर होता है ना कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, वो हमारा पेट है। प्री डायबिटिक का मतलब है कि इसको शुगर होने वाली है और ये बॉर्डर पे खड़ा है और ये डायबिटीज की तरफ जा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंट है। क्यों मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, ये किन दो चीज़ों को रिलेट किया मैं बताना चाहूंगी। इन्होंने कहा मुझे बार बार भूख लगती है, मुझे कंट्रोल नहीं होता। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन ने आपके पास क्या करना होता है, ग्लूकोज को मसल सेल्स और फैट सेल्स में भेजना होता है ताकि वो इस्तेमाल हो। इनके सेल्स इंसुलिन को रेजिस्टेंट है, वो ग्लूकोज को अंदर नहीं भेज पा रही है। सेल्स को लग रहा है हम भूखे हैं और पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करी जा रहा है, इस वजह से इनको भूख लग रही है। आप
खाई भी जा रहे हैं और हार्मोन उसको रेगुलेट भी नहीं कर रहे हैं, फौरन 3 महीनों की इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दें। इंटरमिटेंट फास्टिंग से मतलब है 16 घंटे की फास्टिंग। 16 घंटे से आप स्टार्ट करें और आपने 20 घंटे तक जाना है और सोने उठने का भी ख्याल रखें, क्योंकि एक खाना खाना है, 20 घंटे पानी पीना है। 20 घंटे पानी पी सकते हैं आप, यखनी पी सकते हैं, 0 कैलोरी वेजिटेबल्स जिसमें लेटिस, ऑलिव्स, क्यूकम्बर्स, स्पिनच ये सब आता है, ये हल्का फुल्का खा सकते हैं, बहुत सारा ना खाइएगा अगेन। हाँ ऑलमोस्ट नहीं, यखनी वगैरह। और 16 घंटे बाद फिर तुसी खाओ। 16 घंटे इसमें कोई रेजिस्टेंस है कि क्या पहले खाना और क्या आखिर में खाना है? ऑफ कोर्स पहले आपने वो खाने खाने जो कि आपके पूरे दिन की क्रेविंग्स रोकें। तो सुबह के टाइम आप कोशिश करें कि आप कंपैरेटिवली हाई फाइबर खाना लें, जैसे दलिए ले लें, प्रोटीन्स ले लें, 2 अंडे सुबह खाएं आप, 2 मल्टीग्रेन ब्रेड या दलिए के साथ आप खाएं, तो आपको मैं कहती हूँ दोपहर तक 4 बजे तक तो भूख ही नहीं लगेगी। डिपेंड करता है ना। और मैं आपको इतना बता दूं कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस टूटने में महीना 1.5 लगेगा। पहले 1 महीनों में जो बॉडी की डीजनरेशन है वो सिर्फ अपनी एट्रोफी, अपना डैमेज रिपेयर करेगी और आपको ये डिप्स जो हैं ब्लड ग्लूकोज के थोड़े बहुत बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये प्री डायबिटिक कंडीशन जो है ये बड़ी ज़मान ज़रूरी है कि ये बात तुम समझो, और इसमें तुम अपना फास्टिंग जो है ये भी ग्लूकोज का टेस्ट ज़रूर करो, देखो कि क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो टेस्ट तुमने कराना है ये HbA1c है, HbA1c है। ये 6 महीने का आपको प्रोफाइल दे देता है कि 6 महीने में आपकी एवरेज जो है वो ये रही। अगर तो ये 5 आती है या 5.5 आती है तो सुपर है, 6 से ज़्यादा आती है तो 6.5 पे आप डायबिटिक हैं, ऐसा ही है ना? एब्सोल्युटली। और अगर आपकी नहीं भी आती है आप तो फिर भी आप प्री डायबिटिक ही हैं, आप खतरनाक हालत में हैं डायबिटीज़ के हवाले से और आप बॉर्डर पे खड़े हैं। ये सारी इंडिकेशंस हैं, इसलिए अच्छे इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर से या वो कंसल्टेंट जो कि डायबिटीज़ का कंसल्टेंट हो उससे आपने फौरी तौर पे रब्ता करना है, क्योंकि उम्र आपकी अभी कम है और वज़न बहुत ज़्यादा। पेशावर से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कुतुब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हुक्म नासिर भाई। सर मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी डॉक्टर साहब जी सुन रही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना था कि आप ये बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सादा अल्फाज में बता, सही बात है, बादी चीजें क्या हैं, बादी चीजें क्या हैं, नंबर 1 ये खुराक में बादी चीजें क्या है, नंबर 2 ये मल्टीविटामिन जो है सरबेक्सर वगैरह ये हम शुगर के मरीज है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके नुकसानात हैं या नहीं है? ये जरा प्लीज जरा डॉक्टर साहब को बताएं। उम्र कितनी है नासिर, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 50 साल जी। 50। नासिर ये जो आपको मसला है ना डॉक्टर साहब से, ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है। हमें यही मसला सारी जिंदगी उलमा से भी रहा है कि यार वो गल करो जो साड़ी समझ चावे, ना वो मानते हैं हमारी ना ये मानते हैं हमारी, हम किधर जाए नासिर? जी ये पढ़े लिखे लोग नहीं हमारे काबू में, सही कह रहे हो। यही लोग हैं जी। डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल बहुत ज्यादा अल्फाज में बता दे कि आप ये कहा ये ना कहा, ये सही बात है, ये नहीं है। ये जरा प्लीज इनको बताएं कि सादा अल्फाज में। ठीक हो गया। बाकी चीजें क्या डॉक्टर साहब? नासिर भाई बहुत माजरत, मैं प्रोफेसर हूं ना, तो पढ़ा के डॉक्टर्स को मुझे आदत हो गई है मेडिकल लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करने की। उर्दू का लफ्ज ढूंढना भी जरा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी नासिर भाई आपसे बहुत माजरत। बाउल सिंड्रोम के लिए उर्दू ढूंढना बड़ा मुश्किल एब्सोल्युटली। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जो आपके पास दालें हैं वो आपके पास बादी होती है, जो गोभी है आपके पास बादी होता है, आपके पास जो चीजें नहीं बादी हैं सब्जियों में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, चावल आपके पास बिल्कुल भी बादी नहीं है, ना आपके पास व्हाइट राइस बादी है, ना आपके पास ब्राउन राइस बादी है। यही तो वजह कि जब IBS और IBD के पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं, हम उनको राइस देते हैं, हम कहते हैं आप राइस खाएं और मूंग दाल के साथ खाएं, बगैर पॉलिश और बगैर छिलके वाली। वो हम क्यों कहते हैं, लेकिन नासिर भाई के सवाल का भी जवाब देना, वो हम इसलिए कहते हैं कि जब हम छिलका रिमूव करते हैं हम उसका फाइबर जो है वो कम कर देते हैं, तो वो ईजी टू डाइजेस्ट हो जाती है आपके पास। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपके पास खीरा होता है, जो आपके पास जैतून होता है, जो आपके पास टमाटर होता है, जो आपके पास बंद गोभी के पत्ते होते हैं, आपके पास जो कद्दू होता है, लौकी होती है, माड़ू होता है, नासिर भाई ये बादी नहीं है, ये आप खा सकते हैं बिल्कुल। चीज़ आपके पास उस तरह से अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई लैक्टोज टॉलरेंट है ना, इंटॉलरेंट है, तो वो कंपैरेटिवली चीज़ खा सकता है अगर वो प्रोसेस चीज़ नहीं है तो, क्योंकि चीज़ आपके पास एक तरह का प्रोबायोटिक फूड होता है और उसमें आपके पास लैक्टोज नहीं होता। ये थोड़ी लेटेस्ट रिसर्च है, वरना पहले कहा जाता था कि जो लोग आपके पास लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो आपके पास। जल्दी से बता दीजिए, वक्फे जाना है, क्या डायबिटीज विटामिन्स खाने चाहिए उसको? बिल्कुल खाने चाहिए, क्योंकि अगर वो क्रॉनिक डायबिटीज का पेशेंट से 3-4 साल हो गए हैं खाने चाहिए। और अगर डायबिटीज ना हो तो भाई फिर भी विटामिन्स खाने चाहिए, क्योंकि हमारी डाइट इतनी प्रॉपर नहीं होती, विटामिन्स लेने चाहिए। तफसील से बात वापस आके करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो लाहौर के रहने वालों को आपका ये ख्याल कि वो ना खाएं मतलब तकरीबन नामुमकिनात में से है, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, नामुमकिनात में से है। अब एक तो आपने ओजड़ी खिलानी है अपनी वालदा की याद की, जो कि अभी तक आपने पूरा नहीं की। एक अल्लाह ताला आपको बहुत मुबारक करे, आपकी जो तरक्की हुई है, आपने अपने माँ बाप के लिए और अपने तालिब इल्मों के लिए एक बहुत बड़ा मार्क पैदा किया। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्की दे। ये मुझे बताइए कि मेरे तरह के लोग जो खा लेते हैं वो बादी चीज़ें, जैसे कि सैंडविच है और पिज़्ज़ा है, फिर मैं खा लेता हूँ उसके बाद से एक एंटिस्टामीन, ये मेरा तरीका इलाज जो खुद साख्ता है दुरुस्त है कि या छोड़ दूँ? अच्छा सर, आप इसे खाते हैं कि आपको लगता है एलर्जी हो रही है, मैं उससे ज़्यादा आपको ये प्रिस्क्राइब करूंगी कि आप प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ले लें साथ कंपैरेटिवली। अच्छा, मेरा भाई कहता है, जो मैं नहीं मानता भाईजान, अब मैं आपकी बात मान लूंगा। एंजाइम्स लेने चाहिए। 3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। दूसरी जो आपने चीज़ लेनी है, खाने से पहले आपने लेना है बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है? बीटेन हाइड्रोक्लोराइड आपके पास जो स्टमक का, आपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो आंतों के लिए लिए, अब ये बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, ये पेप्सिन है, ये स्टमक का एंजाइम है। यानी आपके स्टमक को खाने से पहले क्यों ले रही हूँ, अच्छी तरह तैयार कर देगा कि वो तेजाब सिक्रीट करे, प्रोटीन आए, उसको डाइजेस्ट करे। इसके लिए जो सिरका है सेब का, वो ले सकते हैं। सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर भी आप ले सकते हैं। उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसका थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप नॉन पैथोलॉजिकल एंड डिजीज नहीं है तो आप एप्पल साइडर विनेगर ले लें, वो भी एसिडिटी इंक्रीज करता है। वरना बीटेन हाइड्रोक्लोराइड ले लें और खाने के बाद ले लें रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स का सप्लीमेंट। रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स आपके पास, जिससे मैंने बताया था, खाने में फैट होना चाहिए क्योंकि वो लिवर से बाइल बनाते हैं, बाइल चर्बी को डाइजेस्ट करता है। अगर आप वो वाला सप्लीमेंट खाने के बाद ले लेंगे जो खाने में आपने चर्बी वगैरह, एब्सोल्युटली मिलते हैं, दे वेरी कॉमनली अवेलेबल। किसी भी अच्छी सप्लीमेंट शॉप से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है। गेट बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, गेट रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स, गेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और कभी कभी मैं डॉक्टर साहब से ना लिखवाऊंगा तीनों, और फिर ये पेज पे भी हम लगाएंगे अपने, क्योंकि ये याद नहीं रहना कि ये कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेनी है, और नाम भी मुश्किल है, लेकिन ये मैं लगा दूंगा पेज पे इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि कुछ साल पहले हमारे यहाँ जो वाइटमिन्स हैं इंपोर्टेड या फूड सप्लीमेंट्स हैं, इनका रवाज नहीं था। अब वो लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में इनकी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी मौजूद है। डॉक्टर साहब ऐसा ही है ना? और ये इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे, और ये बहुत महंगे भी नहीं है, लेकिन पेशेंट्स को लेने चाहिए। शाह जी, हम कहते हैं कि पेट में जगह रख के खाना है, ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गई। पानी पीने के ऊपर क्या हदायत है? पहले पीना है, दरमियान में पीना है कि आखिर में पीना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे तो ये है कि मैं आपके पहले शायद मैंने कभी आपके सामने अर्ज़ नहीं किया, मैं तिब से भी थोड़ी सी दिलचस्पी रखता हूँ, और मैंने अजमल तिबिया कॉलेज से 3 साल मैंने उधर से तालीम भी हासिल की है, तो थोड़ा वो भी शौक़ रखता हूँ। तो इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदायत है किबला, वो ये है कि पेट के 3 हिस्से हैं जी। एक हिस्सा खाना खाना चाहिए, और एक हिस्सा पानी के लिए, और एक हिस्सा सांस लेने के लिए। अल्लाह मियां मैंने सुन्नत अमल करने दी तौफीक अता कर। तो ये 3, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो नबी, ये हदीस पाक में नबी पाक वसलाम ने फरमाया। और पानी जो है ये इस बारे में आता है कि खाने से पहले जो पानी है वो सोना है, खाने के दरमियान पानी जो है वो चांदी है, और खाने के बाद जो पानी है वो लोहा है, वो नहीं करना। वैसे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे हकीम अजमल साहब थे लाहौरी में, वो कहते थे कि खाना अगर तुमने गलत खा लिया या हैवी खा लिया तो बाद में पानी 1 घंटा बिल्कुल नहीं पीना, 2 घंटे के बाद पानी पीना है, 2 घंटे के बाद पानी पीना है। और ये जो डॉक्टर साहब आज बता रहे हैं, मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लाहौरी में वो अल्लाह ताला उनको हयात दे, वो इंसान का जो यूरन है उसको देख के वो डिज़ीज़ को डायग्नोस किया करते हैं, अब भी वो तिब करते हैं। डॉक्टर साहब, जितनी बातें आप बता रही हैं ना, यही सारी बातें सिर्फ अपनी पंजाबी ज़ुबान के अंदर वो मरीज़ों को बताते, और यही खाने जो हैं वो इलाज बिल गज़ा के तौर पे लोगों को बताते। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर समी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और डॉक्टर साहब को वालेकुम सलाम। सर बेसिकली ना मैं बात करता हूँ, मेरे ना वीकनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी सर 25। शादीशुदा हो? रिसेंटली हुई है 4 माह पहले। तो ये जब कह रहे हो वीकनेस बहुत ज्यादा है, इससे मुराद क्या है? ये शुरू से, ये स्टार्टिंग से मतलब उठने को सुबह दिल नहीं करता? लेजीपन बहुत ज्यादा है, कोई भी काम करूं सुस्त रवैये से करता हूं। हाइट कितनी है आपकी और वेट कितना है आपका? सर वेट है मेरा 60। अच्छा। और हाइट है 5.10। तो ठीक ही है। अंडरवेट हैं थोड़े से, अंडरवेट 10 to 15 kg। और सर एक पर्सनल बात शेयर करना चाह रहा हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। आजकल तकरीबन 2 से 3 माह से
वक्फे से ना एक ड्रग्स यूज कर रहा हूँ, इसकी वजह से ना खुद भी परेशान हूँ। क्या फील कर रहा हूँ? ड्रग यूज कर रहे हैं तो यार ये देखो मेरी बात सुनो, ये जो जितने भी तुम ड्रग्स इस्तेमाल करते हो पहले तो इनसे तुम तौबा कर लो और ख़त्म कर दो। मुझे अंदाज़ा है तुम जिनकी बातें कर रहे हो छोड़ दो। दूसरी बात ये कि जब इंसान को लथार्जी हो, लथार्जी तो मुझे भी बड़ी है, सारा दिन मुझे कोई सोता रहे तो मैं तो सोता रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लथार्जी से मुराद है कि आपको डिप्रेशन है, उससे भी लथार्जी हो सकती है डॉक्टर साहब। आपको कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए आपने खून के टेस्ट करवाए हैं, अपने करवाने चाहिए डॉक्टर साहब, ताकि पता चले कि सबसे पहले तो अपना ब्लड प्रोफाइल करवाएं, ब्लड प्रोफाइल और LFTs करवा लें, क्योंकि कमजोर बहुत ज्यादा है। आप LFTs आप फैटी लिवर के साथ वीक भी हो सकते हैं और मोटे भी हो सकते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, दोनों वो कराना चाहिए। आपको ब्लड प्रोफाइल करवाना चाहिए, उसके बाद ये बात समझ में आएगी कि वो वीकनेस जो है वो पैथोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है। लेकिन एहतियात के तौर पे मेरा ये तुम्हें मशवरा है कि एक तो तुम वॉक करो कम से कम 20 मिनट के लिए, फास्ट तेज़ किस्म की, और इन 20 मिनटों में तुमने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तस्बीह पढ़ते रहना है। इससे फ़र्क ना महसूस हो तो फिर अगले महीने तुमने कॉल करना है इंशाअल्लाह ताला। तसद्दुक आज़ाद कश्मीर से, कश्मीर आज़ाद ही है यार, सारा ही आज़ाद है जी। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा तसद्दुक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सदक बात कर रहा हूँ धीरकोट आज़ाद कश्मीर से। जनाब अली बिस्मिल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये डाइट जो ये खुराक आदमी खाता है, ये एज के एतबार से ऐसी डाइट लेनी चाहिए? अगर 18 हो, फिर 30 प्लस हो जाए, फिर 40 प्लस हो जाए, तो किस तरह की ये डाइट लेनी चाहिए? यार ये खुदा की कसम, मैं कमाल है ना, कमाल सवाल किया वैसे उसने यार, आला आला। एज के हिसाब से खुराक के क्या तनासब होने चाहिए और क्या तब्दीलियां आनी चाहिए? बहुत भाई ने हमारे इंटेलिजेंट सवाल किया है। एक असूल तो आपको हमेशा यही रखना चाहिए कि मगरिब के बाद आपने खाना ही नहीं है, ठीक है? बाकी मतलब ये तो वो होती है ना, पत्थर पे लकीर, इसको तो अपनी लाइफ में पत्थर पे लकीर बना लें कि आपने नहीं खाना मगरिब के बाद, बस दिन खत्म हो गया। उसके बाद आप सोने की तैयारी करें, 3-4 घंटे मैदे को रेस्ट दें। इसका मतलब दुनिया का बहुत बड़ा जुर्म 7 से 11 बजे तक का बुफे है या रात की शादियां हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इस खाने के कॉन्सेप्ट को एरेडिकेट क्यों नहीं किया जाता। और दूसरी बात, लिसन टू योर स्टमक। एक तो जब आपकी भूख रुकने की जो एबिलिटी होती है वो भी कम होना शुरू, मतलब वो अब और मिनटों पहले कम होती है। आप अपने आप को सुने और इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका सैटिस्फैक्टरी सेंटर है, एपेटाइट फुल होने वाला सेंटर है हाइपोथैलेमस में दिमाग में, वो 20 मिनट बाद आपको बताता है कि आप फुल हो गए हैं। तभी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख रख के खाओ, इसलिए भूख रख के खाना है, इसीलिए रख के आई समझ शाहजी। और 20 मिनट पहले छाड़ दोगे तो लग जाएगा पता कि पेट पर आया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो अगर आप भूख रख के खाएंगे अपनी एज के हिसाब से, मैं जिस तरह 10 साल पहले फॉर एग्जांपल अगर दोपहर के खाने में 2 रोटियां खाती थी, अब मैं 1 खाती हूँ। यू जस्ट हैव टू लिसन टू योरसेल्फ। आपने अपने आप को सुनना होता है। सब खुराक कम करनी चाहिए उम्र के साथ-साथ? एब्सोल्युटली कम करनी चाहिए खुराक, और आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि आपका जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, मेटाबॉलिक रेट है, वो स्लो डाउन जा रहा है। बल्कि मैं उन सब खवातीन को जो अब 35-40 क्रॉस कर चुकी हैं, जिम इज़ नॉट अ लग्जरी, जिम इज़ अ नेसेसिटी। वर्जिश करें, हिट द जिम। और अगर आप जिम नहीं जा सकते, बहनों को भी और भाइयों को भी, तो कम से कम घर में दौड़ लगाएं, उठक बैठक करें, डू समथिंग। ये मसल्स अब लूज हो रहे हैं, इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और जो आपके हाजमे का सिस्टम है वो भी आपके पास स्लो होना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब कह रही हैं कि मैंने पहले 2 रोटी खाती थी तो अब 1 कर दिया। तो डॉक्टर साहब के हवाले से अगर मैं देखूँ तो मेरी तो रोटियाँ दोनों ही खत्म हो चुकी हुई हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि हम आम तौर पे फल खाने के बजाय फल का जूस पीने लग जाते हैं, ये बेहतर है कि नहीं? एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए, जब आप फल का जूस निकालते हैं, आप फल खाएंगे, आप ज्यादा 1 या 2 खा लेंगे। तो स्टाइल कैसे मारेंगे ग्लास का? हाँ, ये है हमारे यहाँ पे कि ये बड़ा फैशन है ना। अच्छा, अब जब आप फल का जूस निकालते हैं, सारा फाइबर आपने निकाल दिया, विटामिन और मिनरल फाइबर में थे। अब आप एक कंसंट्रेटेड फ्रुक्टोज सिरप ले रहे हैं, अब आप एक फ्रुक्टोज का शरबत ले रहे हैं आपके पास, और फ्रुक्टोज आपके इंसुलिन को हिट देता है, तो वो एक्चुअली आप अपनी बॉडी को शुगर वाले सिग्नल्स दे रहे हैं। छिलके उतारने चाहिए। अब मैं तो कहती हूँ कि जो आप डिटॉक्स जूसेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसके अगर आप छिलके उतार भी देते हैं तो जूस को स्ट्रेन ना करें, छाने ना। कुछ फाइबर तो आप आने दें। जूस ओकेजनली ठीक है, अगर आप डेली जूस ले रहे हैं और फल नहीं ले रहे और आप सोच रहे हैं आप फल की कमी पूरी कर रहे हैं, नहीं। जब आप फल को एज अ होल खाते हैं, आप विटामिन और मिनरल लेते हैं, वो आप शुगर पल्प का जूस ले रहे हैं। डू दैट ओकेजनली, हफ्ते 10 दिन में एक बार। फैशन कि दिल कर रहा है। हुजूर अक़दस, जब इंसान फल खा रहा होता है, आमतौर पे मैं बड़ी माफ़ी के साथ ये पूछ रहा हूँ, तो हम छिलका उतार के फेंकते हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि कुछ फलों का छिलका उतारना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे सेब का ज़रूरी नहीं है, बहुत सी चीज़ों का जी, कीवी का ज़रूरी नहीं, कीनू का उतारना है, लेकिन छिलका भी काम आ जाता है, सुखाया जा सकता है। क्या ये ज़िया में नहीं आएगा? हम रिस्क को ज़ाया कर रहे हैं। जी, मैं आपकी गुफ्तगू के दौरान यही सोच रहा था
कि जो छिलका है उसमें भी बहुत ज़्यादा तवानाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बल्कि बाज़ छिलके ऐसे हैं जिनका जूस से ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो हमें ज़रूर लेने चाहिए और डॉक्टर साहब भी इसकी तस्दीक करेंगे। और हमारी तिब में भी ये चीज़ है कि आप छिलका भी साथ इस्तेमाल करें। वैसे हाफिज़ साहब एक काम ना चाहिए मेरे ख्याल में, जो कि नहीं होना, ये तो मुझे पता नहीं होना, लेकिन हमें करना चाहिए। हमें तिब को और इस मेडिकल साइंस को मिलाकर आगे अगर हम लेकर जाए ना, तो यकीन कीजिए कि उस चीज़ को जब हम तिब नबवी कहेंगे ना, तो वो हक बात होगी। जी बिल्कुल सही है। असल में ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ सहाबा कराम को जो तरीक़ा इलाज किसी बीमारी के बारे में बताया है, तो उसको मुहद्दिसीन ने अपनी कुतब के अंदर अपनी हिकमत के साथ अपनी अलहदा अबवाब के साथ उन्होंने अपनी कुतब के अंदर लिखा है। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस पर जो है वो किताब लिखी है। वैसे कि बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और ये जहन में बात रखिएगा कि खुराक ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इसलिए ज़िंदा नहीं रहते कि आपने मेरी तरह सिर्फ खाना ही खाना है।